आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के लिए पेपर आपका फर्स्ट, जिसमें आप सभी लोगों को समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। इसके 2021 में जो सवाल पूछे गए थे, यानी जो आपका 2021 ईस्वी में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके ऑफिशियल क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम टोटल आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन के इस सवाल का जवाब करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। हम आपको एक एक सारे सवालों को बेहतर तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, खंड क की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपका पहला सवाल पूछा गया था, बच्चों का बचपन हर समाज के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट करें। जैसे कि सवाल आपसे पूछा है कि बच्चों का जो बचपन होता है वो प्रत्येक समाज के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो यहाँ पर हम आपको इसका आंसर बता दें मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आपको लिखना है। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका है कि बचपन जो होता है समाज की आधारभूत शिला है, क्योंकि इसी समय में बच्चों का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। एक स्वस्थ और सुरक्षित बचपन से ही बच्चे जो होते हैं आत्मनिर्भर, शिक्षित और नैतिक नागरिक बनते हैं। यदि बच्चों को सही देखभाल और शिक्षा मूल्यों की शिक्षा मिले तो वह जो है समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि बच्चों उपेक्षित रहते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चों को सही तरीके से देखभाल या उसका शिक्षा नहीं मिले और वो उपेक्षित रह जाते हैं, तो समाज में असमानता और अपराध बढ़ सकते हैं। इसलिए समाज के उज्जवल भविष्य के लिए बचपन को संवारना अति आवश्यक है। यानी कि बच्चों का बचपन हर समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों को सही तरीके से उनको दिशा दिया जाए, सही शिक्षा दिया जाए, सही देखभाल किया जाए, तो उसका लाभ जो होता है समाज को भी मिलता है, क्योंकि समाज को बच्चे जो होते हैं आगे चलकर वो बेहतर विकास करते हैं, आगे चलकर वो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। वहीं पर बात बोला गया है, यदि बचपन उपेक्षित रह जाता है, यानी कि बचपन में बच्चों को दूर रखा जाए किसी चीज़ों से, तो बच्चे जो होते हैं असमानता और अपराध बढ़ सकता है, उनके अंदर भेदभाव हो सकता है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि बच्चों का जो समाज होगा या बच्चों का जो भविष्य होगा वो उज्जवल नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं काफ़ी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। अगले सवाल में पूछा गया था इसी में मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पर अगला सवाल है, शिक्षा का सामाजिकरण या समाज शास्त्रीय आधार क्या है। तो शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार क्या है, मैं आपको बता दूं। यानी शिक्षा जो है हमारे समाज शास्त्रीय का आधार क्यों माना जाता है, क्योंकि शिक्षा जो है समाज की प्रगति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी शिक्षा जो है समाज के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है घटक है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों, परंपरा और नियमों से अवगत कराती है। शिक्षा लोगों को समानता, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोझ कराती है। यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता होती है, बल्कि समाज में एकता, शांति और सामंजस्य को स्थापित करने में भी योगदान देती है। शिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, जिससे समाज में समतुल्य और प्रगति बनी रहती है। यानी कि शिक्षित लोग जो होते हैं समाज को जो भी उनकी योगदान है या जो भी शिक्षा का अधिकार है या जो भी व्यक्तियों को अधिकार और कर्तव्य मिला है, जब शिक्षित व्यक्ति उन चीज़ों को समझते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि समाज में समतुल्य और प्रगति बनी रहती है, जिसके माध्यम से उनका विकास बेहतर तरीके से होता है। अगला सवाल यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चे कि समाजीकरण से क्या अभिप्राय है, चर्चा करें। समाजीकरण के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। समाजीकरण के बारे में हमने आपको बताया है कि समाज में रहकर व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक नियमों को सीखते हैं, उसी को हम लोग समाजीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, परंपराएं और मूल्यों को सीखता है। यह प्रक्रिया जो होता है जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती है। परिवार, विद्यालय, समुदाय और मीडिया इसके मुख्य माध्यम होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का समाजीकरण बेहतर होता है। समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिकता मतलब कि सामाजिकता, नैतिक और जिम्मेदारी सिखाता है। यह व्यक्ति को समाज में अनुरूप ढालने और सामूहिक जीवन जीने में क्या करता है, क्षमता को प्रदान करता है। यदि समाजीकरण सही तरीके से हो तो व्यक्ति एक आदर्श नागरिक बन सकता है और समाजीकरण सकारात्मक योगदान दे सकता है। यानी कि समाजीकरण का मतलब ये होता है कि बच्चे जो होते हैं समाज में रहकर समाज के सभी नियम, कानून, व्यवस्था को सीखते हैं। साथ ही साथ समाजीकरण जो होता है व्यक्ति को सामाजिकता, नैतिकता और जिम्मेदारी को सिखाता है, जिसके
कारण स्वरूप क्या होता है कि हमारे समाज का जो विकास होता है बेहतर तरीके से होता है, और इसके साथ साथ जो होता है बच्चे भी जो होते हैं आदर्श नागरिक बनते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं, यानी समाज में बेहतर अपना वो कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसी में पूछा गया था आपका 2021 ईस्वी में कि क्या समाजीकरण या क्या विद्यालय की बच्चों में, यानी क्या विद्यालय की बच्चों में समाजीकरण की प्रमुख भूमिका होती है, स्पष्ट करें। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है कि विद्यालय जो होता है बच्चों के समाजीकरण में मुख्य भूमिका अदा करता है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि जब बच्चे प्रारंभिक समाजीकरण को लेकर विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक उन प्रारंभिक समाजीकरण को आधार बनाकर उनके जो है द्वितीय समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ देखिएगा, विद्यालय समाजीकरण का वो महत्वपूर्ण माध्यम है जहाँ सभी बच्चों को अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं या सिखाया जाता है। यहाँ वे समूह में रहते हैं, यानी यहाँ वे समूह में रहते हैं, विद्यालय में सहयोग करना, संवाद करना सीखते हैं। विद्यालय में शिक्षक और सहपाठी बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देते हैं। विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सामाजिक परिवेश से परिचित कराती है। विद्यालय उन्हें जो है आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है, जिससे वे समाज में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यानी कह सकते हैं कि विद्यालय जो होता है बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वहाँ वो समूह में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। टीचर जो होते हैं उनके प्रारंभिक जो समाजीकरण है उसको आधार बनाकर उन्हें अन्य समाजीकरण की तरफ अग्रसर करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं सहपाठियों के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो कि उनको आगे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करती है और वो समाज के लिए प्रभावी भूमिका निर्वहन करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो अगला यहाँ पर आपका सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था 2021 में कि समुदाय की समाजीकरण में क्या भूमिका है। देखिए, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता के पास रहते हैं, वहाँ से वो बच्चे जो होते हैं समाज में जाते हैं, समुदाय में जाते हैं, उसके बाद वो विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि समुदाय जो होता है समाजीकरण की महत्वपूर्ण इकाई है, जो व्यक्ति को सामाजिक नियमों, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराता है। सामुदायिक आयोजना, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से व्यक्ति अपने सहयोगी, सहिष्णुता और जिम्मेदारी जैसे गुण को सीखता है। समुदाय में रहकर व्यक्ति जो होता है सामाजिक व्यवहार को समझता है और अपनी भूमिका को तय करता है कि उसे आगे क्या करना है। अच्छे समुदाय में पला बढ़ा जो है व्यक्ति जो होता है एक आदर्श नागरिक बनता है, जबकि नकारात्मक प्रभाव उसे समाज के अलग कर देता है, और इस प्रकार समुदाय जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि समुदाय भी जो है बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आपका समुदाय बेहतर है तो बच्चों का विकास जो होता है बेहतर होता है। वहीं पर अगर आपका समुदाय मान लीजिए कि नकारात्मक प्रभाव वाला समूह से आता है, तो वहाँ पर बच्चों का जो प्रभाव होता है समुदाय का वो नकारात्मक पड़ता है, जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं अपने व्यक्तित्व का निर्माण जो है बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसी में आपका 2021 ईस्वी में अथवा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा था मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों के परिवेश बच्चों के समाजीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, आपको बताना है। बच्चों का परिवेश यानी बच्चों का आसपास का वातावरण जो होता है बच्चों के समाजीकरण को कैसे प्रभावित करता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित है। आपका मित्र है, समुदाय है, परिवेश है, माता पिता है, पौष्टिक भोजन है, विद्यालय है, शिक्षक है, परिवेश है, वातावरण है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चों का समाजीकरण क्या होता है, प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ सवाल आपसे पूछा है कि परिवार का परिवेश बच्चों के समाजीकरण को कैसे प्रभावित करता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका है कि परिवार जो होता है सामाजिक की नींव रखता है। यानी परिवार जो होता है समाजीकरण की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, नींव रखता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले यहाँ से सीखता है। माता पिता और परिवारजन उनके नैतिक और सामाजिक मूल्यों को निर्धारित करते हैं। यदि परिवार में प्रेम, अनुशासन और सहयोग का माहौल होता है तो बच्चा अच्छे संस्कार अपनाएंगे। इसके विपरीत अगर बात कर ली, यदि घर में हिंसा या अपेक्षा हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। परिवार का माहौल बच्चों के आत्मविश्वास, व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देता है, जिससे वो समाज की अपनी भूमिका को निभाने योग्य बनते हैं। यानी कह सकते हैं कि परिवार की परिवेश की बात कर ले तो बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आपका जैसा परिवार होगा, जैसा आपका परिवार के लोगों का व्यवहार होगा, सोच होगा, वैसा आपका बच्चों का विकास होगा, वैसा आपका बच्चों का समाजीकरण का विकास होगा। तो कहने का मतलब है कि अच्छे परिवार से जो बच्चे आते हैं उनका समाजीकरण
संचालन अच्छा होता है, उनके नैतिक मूल्यों का विकास, उनको अंदर सोच समझ सब बेहतर होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपोजिट चले जाए तो अगर बच्चों का अगर मान लीजिए कि परिवार बेहतर नहीं हो तो उनका विकास जो होता है वहीं पर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बच्चे वहीं पर प्रभावित होने लगते हैं। तो ये आपका सवाल पूछा गया था। इसी में अगर हम चौथा सवाल के ऊपर बात कर ले तो चौथा नंबर सवाल आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चे कि क्या आपका शिक्षा संबंधित मूल्यों के बारे में क्या विचार है, स्पष्ट करें। यानी आपका शिक्षा संबंधित मूल्यों के बारे में। तो शिक्षा संबंधित मूल्यों कहने का मतलब होता है शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाने का जरिया भी है। मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति में ईमानदारी, यानी जो भी बेहतर शिक्षा होता है वो बच्चों में क्या करता है, ये व्यक्तियों में ईमानदारी की भावना, सहानुभूति की भावना, सहयोग की भावना को विकसित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति जो होता है आत्मविश्वास या आत्मनिर्भर बनता है और समाज की उन्नति में योगदान देता है। यदि शिक्षा में नैतिक मूल्यों को समाहित किया जाए तो इसका आदर्श और संस्कार समाज का निर्माण संभव हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधित मूल्यों के बारे में मेरा यह विचार है कि अगर बच्चों को सही तरीके से मतलब शिक्षा दिया जाए तो इसके माध्यम से बच्चे केवल ज्ञान को अर्जन नहीं करेंगे, बल्कि अपने नैतिक, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी सीखेंगे और इसके माध्यम से शिक्षित व्यक्ति बनेंगे और साथ ही साथ ईमानदार, सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, बच्चे आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मनिर्भर बनेंगे और समाज का भी विकास बेहतर तरीके से होगा। तो ये सवाल नंबर आपका 4 था, जिसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्योंकि 100 वर्ड में बोला गया है तो आपको हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं, बाकी आप इसको बेहतर तरीके से और लिखेंगे तो आपका 100 वर्ड हो जाएगा। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है केवल बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि नैतिक और का उत्थान भी करना है। यानी केवल शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सोचने समझने, मानसिक विकासों का ही नहीं बल्कि बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, समसामयिक विकास, इन सभी पक्षों का विकास होता है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से अपना विकास कर सके। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल इसी में अथवा करके पूछा था और ये सवाल मैं यहाँ पर आपको टिक कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं कि सवाल आपसे पूछा है, क्या सीखना केवल शांति में ही संभव है या खेल खेल के स्थिति में भी सीखना संभव है, विश्लेषण करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको हमेशा बताया है कि सीखना जो होता है शांति में भी संभव है, इसके साथ साथ जो होता है बच्चे जब खेल खेलते हैं, चाहे वो गाँव में खेले, घर में खेले, परिवेश में खेले या विद्यालय में खेले, तो बच्चे जितने प्रकार के खेल खेलते हैं उनके माध्यम से उनका विकास जो होता है बेहतर तरीके से होता है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि सीखना केवल शांत वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे जो होते हैं खेल खेल में प्रभावी रूप से सीखा जा सकता है। खेलों के माध्यम से बच्चे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की जैसी क्षमता का विकास होता है। खेल आधारित शिक्षा न केवल उन्हें अधिक सक्रिय और उत्साही बनाता है बल्कि टीम वर्क, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल के विकसित करता है। इसलिए शिक्षा को प्रभावी और रोचक बनाने में खेलों को भी सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण जो है हिस्सा माना गया है। यानी कि जो हमारा गेम है, जो हमारा खेल है, उसको भी जो है क्या किया गया है कि बच्चों को सीखने का मतलब एक बेहतर साधन माना गया है, संकेत माना गया है। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें कई प्रकार के जो होते हैं टीम वर्क होते हैं, निर्णय क्षमता होता है, नेतृत्व करते हैं अपने टीम को, जिससे उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि सीखना जो होता है केवल शांति में ही संभव नहीं है बल्कि खेल खेल के स्थिति में भी जो है सीखना संभव है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में आपका 5वां नंबर सवाल है। यहाँ पर आपको बोला गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। तो देखिए, सूचना जो होता है कुछ समय के लिए होता है, ये क्या होता है आपका कुछ समय के लिए होता है। वहीं पर हम बात कर ले ज्ञान का, तो ये जीवन प्रयत्न होता है। ये क्या होता है आपका जीवन जो होता है प्रयत्न होता है, यानी कि हमेशा आपके साथ रहता है। यानी सूचना और संचार में महत्वपूर्ण अंतर है। सूचना केवल कच्चे तथ्यों या आंकड़े का समूह होता है, जबकि ज्ञान इन समूहों के विश्लेषण और अनुभवों के आधार पर प्राप्त समझ होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, यह जानना कि जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O है, यह क्या है, एक तरह का सूचना है। यानी मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि जल का मतलब एक रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2O होता है, यह एक प्रकार का सूचना है। लेकिन यही समझना कि जल जो होता है जीवन, यानी कि यही समझना कि जल जो है जीवन के लिए आवश्यक है और इसके संरक्षित किया जाना चाहिए, ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को सूचनाओं को सही उपयोग करने और मतलब में सक्षम बनाती है, जिससे वो बेहतर निर्णय ले सके। यानी ज्ञान जो होता है आपका काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, जो कि जीवन भर आपके साथ रहता है। और ज्ञान जो है व्यक्तियों को सूचनाओं को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो होता है वो बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं, सूचना एवं संचार में या सूचना एवं ज्ञान में क्या अंतर है। समझ गए। इसी में आपका एक अथवा करके सवाल पूछा गया था
अथवा सवाल यहाँ पर पूछा था विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा संबंध क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसको सवाल को मुझमानी आपको बता दूं कि विद्यालय और बाहरी ज्ञान में दोनों में क्या है, आपका गहरा संबंध है और अंतर भी थोड़ा सा है। गहरा संबंध इसलिए है क्योंकि जो हम विद्यालय से बाहर अपने समाज और अपने परिवेश में रहकर सीखते हैं उसका उपयोग विद्यालय में होता है, या जो भी हम विद्यालय में सीखते हैं उसका उपयोग भी हमारे समाजीकरण या समाज या परिवेश में होता है। तो ये दोनों जो ज्ञान है वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और दोनों में एक दूसरे का गहरा संबंध है। जैसे कि विद्यालय के अंदर और बाहर का ज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है। विद्यालय में हम सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि सिद्धांत के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि बाहरी दुनिया में हम उस समय ज्ञान को मतलब व्यवहार में लाकर अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि विद्यालय में भी ज्ञान के नियम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग प्रयोगशाला और दैनिक जीवन के स्थितियों में किया जाता है। इस प्रकार शैक्षिक और व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायता करता है। यानी कहने का मतलब है कि विद्यालय के अंदर और बाहरी ज्ञान में आपस में गहरा संबंध है। जो चीज़ हम विद्यालय में सीखता है उसके उपयोग या उसका आधार जो होता है हमारा परिवेश होता है या बाहरी ज्ञान होता है। उसी प्रकार जो हम बाहरी दुनिया से जो भी ज्ञान को सीखते हैं उसका उपयोग हम लोग जो है अपने विद्यालय के पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान हमारा बेहतर होता है। साथ ही साथ जो है व्यक्ति का विकास जो होता है संपूर्ण तरीके से होता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो है 6ठा नंबर सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि पूछा गया था अक्षर ज्ञान और शिक्षा में गांधी जी किस प्रकार अंतर स्पष्ट किए थे। देखिए गांधी जी के द्वारा जो है अक्षर ज्ञान और शिक्षा में निम्नलिखित तरीके से जो है क्या किया गया था कि अंतर स्पष्ट किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होता है वो लिखेंगे और गांधी जी के जीवन परिचय देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि गांधी जी ने अक्षर ज्ञान और शिक्षा में यह अंतर बताया था कि गांधी जी के अक्षर ज्ञान और शिक्षा में अंतर बताया था। उनके अनुसार जो होता है अक्षर ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना लिखना सीखना होता है। यानी जो भी अक्षर ज्ञान होता है उसका अर्थ जो होता है केवल आपका पढ़ना लिखना और सीखना होता है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तक तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके नैतिक आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान का समावेशन होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को चरित्रवान और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए था, ना कि केवल साक्षर बनाना। इस दृष्टिकोण के कारण जो है उन्हें बुनियादी शिक्षा, नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। यानी कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा जो होता है बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक तक या किताबें तक सीमित नहीं हो, बल्कि उनका मतलब व्यवहारिक ज्ञान को भी शामिल किया जाए, जिसके माध्यम से क्या हो कि व्यक्ति जो होता है चरित्रवान आत्मविश्वास बने। यानी गांधी जी का मानना था कि एक लाइन में समझ लीजिए कि केवल ज्ञान जो हम देते हैं वो मतलब आपका बुक तक या आपका जो है पाठ्य सिलेबस तक ही सीमित न रहकर बल्कि बाहरी दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे जो होते हैं उसके माध्यम से चरित्रवान आत्मनिर्भर बनते हैं और जो है साक्षर बनते हैं। और अक्षर ज्ञान का मतलब होता है केवल पढ़ना लिखना जानना। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया कि अक्षर ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है। तो अक्षर ज्ञान का मतलब होता है आपका पढ़ना लिखना और सीखना, ये गांधी जी का मानना था। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह मानना था कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक से सीमित न रहकर उन्हें क्या करें कि नैतिक आत्मविश्वास और आपके जो है शिक्षा को चरित्रवान और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो और आगे जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएँ। तो ये सवाल कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर क्या है, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत के उल्लेख के बारे में, कि ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत क्या है, उल्लेख क्या है। ज्ञान प्राप्ति कहने का मतलब है कि हम लोग ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि ज्ञान का मतलब होता है चीज़ों को जब हम बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करने लगते हैं, वही हमारा ज्ञान कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि ज्ञान प्राप्त करने के कई स्रोत होते हैं जो व्यक्ति समझ और अनुभव को बढ़ाने में सहायता होती है। पारंपरिक स्रोत की बात कर लेंगे तो विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक और गुरुओं से प्राप्त शिक्षा शामिल है। यानी पुराने ज़माने में ज्ञान का स्रोत जो है माना किसको ज़्यादा था, तो विद्यालय को, पाठ्य पुस्तक को और शिक्षक को और गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को। लेकिन आधुनिक स्रोत में इंटरनेट आपका आ गया है, ऑनलाइन पाठ्य पुस्तक आ गया है, डिजिटल पाठ्य पुस्तक आ गया है, वीडियो ट्यूटोरियल शामिल है। इसके अलावा अनुभव, प्रयोग और पर्यवेक्षण से भी प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक बातचीत, यात्राएं और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी व्यक्ति जो है ज्ञान को बढ़ाने में सहायता होती है। इस प्रकार ज्ञान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने में जो लोग ज्ञान प्राप्त करते थे वो आपके विद्यालय से, शिक्षक से, पुस्तक से और गुरुओं से प्राप्त होता था। लेकिन आधुनिक युग की बात कर ले तो आज हमारे पास कई ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरनेट, ऑनलाइन माध्यम है, फिर आपका ऑनलाइन पाठ्य पुस्तक है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ट्यूटोरियल है, वीडियो ट्यूटोरियल है और अनुभव है, प्रयोग है, परीक्षण है,
खोज है, इन सारे विधियों के माध्यम से हम ज्ञान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका ज्ञान प्राप्त करने का विभिन्न क्या है, साधन है, स्रोत है। अब हम यहाँ पर जो है खंड ख की बात करेंगे, जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेंगे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि खंड क में आपका जो है 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 सवाल का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला सवाल ही पूछा है कि बिहार के लिए पाठ्यक्रम भिन्न क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको बताया है कि एनसीएफ की बात करते हैं, वहीं पर हम लोग बात करते हैं बीसीएफ की बात करते हैं। तो बीसीएफ कहने का मतलब है कि बिहार में हमारा बहुभाषिकता है, विभिन्न प्रकार की बोली भाषा, जिसके माध्यम से एनसीएफ को नज़र में रखते हुए, उसको आधार बनाते हुए बिहार सरकार के द्वारा बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें बिहार के सभी क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों और जो भी शिक्षा की गतिविधि थी उसको शामिल किया गया, ताकि बच्चे उसको बेहतर तरीके से सीख सके और जान सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम अन्य राज्यों से अलग और विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है, क्योंकि यह राज्य की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और कुटीर उद्योग पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ के पाठ्यक्रम में कृषि, पर्यावरण अध्ययन और स्थानीय उद्योग से जुड़े विषयों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इसके छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और वो अपने राज्यों की आवश्यकताओं और अनुरूप के अनुसार कौशल का विकास करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के पाठ्यक्रम भिन्न इसलिए है क्योंकि अन्य, अगर हम बात कर ले एनसीएफ का, तो एनसीएफ में पूर्व राज्यों के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया, लेकिन बिहार हमारा बहुभाषिकता परिदृश्य है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें पाई जाती है, तरह तरह की भाषा है, बोली है, शिक्षा है। तो हमें संपूर्ण बच्चों का विकास बेहतर तरीके से करना था, जिसकी वजह से बिहार ने अपना क्या किया कि पाठ्यक्रम को एक जागृत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद किया। साथ ही साथ जो है बच्चों को किताबें में कृषि, पर्यावरण और जितने भी बहुभाषिकता वाली छात्राएं वाली बोली थी, भाषा सी, मगही, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, ये सब भाषाओं में उन्होंने जो है बेहतर तरीके से परिवेश को जोड़कर बच्चों को पढ़ाया, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। तो ये क्लियर है। इसके अलावा अगर हम इसमें और बात कर ले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो है बिहार के जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखा गया, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बिहार के पाठ्यक्रम में राज्य की सांस्कृतिक और जो भी शैक्षणिक धरोहर थे उनको भी प्रमुख स्थान दिया गया, ताकि बच्चे जो है अपने बिहार के ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में समझ सके और जान सके। सामाजिक दृष्टिकोण में बिहार का पाठ्यक्रम अलग होता है। राज्य में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि यह सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करे और सामाजिक न्याय, लोक संस्कृति, समावेशी शिक्षा, इसके विशेष रूप से महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। यानी बिहार का अलग एक पाठ्यक्रम का बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बिहार के ऐतिहासिक चीज़ों को, सांस्कृतिक चीज़ों को, नैतिक चीज़ों को, या जो भी उनके भौगोलिक क्षेत्र थे उनको हम शामिल कर सके, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे बिहार से आते हैं और बिहार के जो विभिन्न धरोहर है, चीज़ें हैं, उनको अगर बच्चे नहीं जानेंगे तो उनका विकास बेहतर तरीके से नहीं होगा। इसलिए बिहार की चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार का पाठ्यक्रम राज्य के विशेष आवश्यकता वाले सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जिससे ये अन्य राज्यों से भिन्न होता है और बिहार के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी और शिक्षा प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम माना जाता है, क्योंकि बिहार की संपूर्ण चीज़ों को इसमें शामिल किया गया, जिसके माध्यम से बच्चे आगे चल के अपना बेहतर विकास कर सके। अब हम यहाँ पर सवाल संख्या 8 के ऊपर बात करेंगे, जो कि दीवा स्वप्न पुस्तक के माध्यम से लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति को स्पष्ट करे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गिजुभाई बधिका के द्वारा जो है दीवा स्वप्न पुस्तक लिखा गया, जिसमें गिजुभाई बधिका एक जो है पहले बैरिस्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव नहीं आ रहे, तो उन्होंने एक ऐसा सपना देखा, जिसमें एक पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हम ऐसा एक सपना देखें जहाँ पर बच्चों को शिक्षा केवल जो है रटंत प्रणाली न होकर बाहरी शिक्षा से जुड़ाव होना चाहिए, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख सके, जान सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजुभाई बधिका ने शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता को उजागर किए। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति केवल रटने और अनुशासन पर आधारित होती थी, जबकि बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके, जान सके, समझ सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पुस्तक दीवा स्वप्न में, यानी गिजुभाई बधिका ने दीवा स्वप्न में एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया का चित्रण किया जो उनके प्रयासों में विद्यालय के माहौल को बदलना और छात्रों के सीखने में रुचि उत्पन्न करना
वह सीखने के लिए कहानियाँ, गतिविधियों और खेलों का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए आकर्षित होते हैं। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक शिक्षा का उदाहरण है, जहाँ शिक्षक अपने छात्रों के बीच संवाद होता है और शिक्षा को केवल अनुशासन और सीमित न रखकर उन्हें बाहरी दुनिया और उनके जो है गतिविधि आधारित और कहानियाँ विधि आधारित होनी चाहिए, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से बाल केंद्रित के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सके। यानी कह सकते हैं कि दीवा स्वप्न पुस्तक में बच्चों के संपूर्ण विकास के ऊपर जोर दिया गया, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ उनको सीखने में मतलब अग्रसर किया गया कि बच्चे जो है कैसे सीख पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे और वो अपने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास कर पाएंगे, जहां शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होता है और शिक्षक को केवल अनुशासन तक सीमित न रखकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह जो है गिजुभाई बधिका के दीवा स्वप्न पुस्तक में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे गए, जहाँ पर गिजुभाई बधिका का मतलब इस पुस्तक में ये संदेश दिया था कि शिक्षा केवल जो है मतलब सूचनाओं को याद रखने के माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बच्चों के विचार, रचनात्मक और आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति छात्रों को स्वायत्तता देती है, जिससे वो खुद निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने सीखते हैं। इस प्रकार दीवा स्वप्न एक प्रेरणादायक पुस्तक है, जो शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षा से हटकर बच्चों को रुचि और ज़रूरतों के पर आधारित केंद्रित शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो पुराने ज़माने से रटंत प्रणाली चली आ रही है, उसको दूर करके नए ज़माने की तरफ उनको मतलब खोज आधारित, अन्वेषण आधारित या उनको जो है संवाद आधारित पर रुचि केंद्रित किया गया, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। और साथ ही साथ अंत में उन्होंने क्या किया कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देने के लिए बात कही गई। तो ये आपका प्रश्न संख्या आपका लॉन्ग का 8 था। अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल आपका क्या कह रहा है कि बच्चों का अनुभव स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके आधार पर कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। विश्लेषण करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सवाल आपसे बोल रहा है कि बच्चों का अनुभव जो है स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी बच्चा जैसा अनुभव चीज़ों को करता है ना, वो वैसा सीखता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा का जो अनुभव होता है वो समझिए कि एक प्रकार का ज्ञान का स्रोत है। बच्चा जैसा अनुभव करेगा, महसूस करेगा, बच्चा वैसा सीखेगा, वैसा ज्ञान को वो अर्जन करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिएगा कि बच्चों का अनुभव उनके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शिक्षा केवल पुस्तक और शिक्षकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व, अनुभवों से गहराई से जुड़ी होती है। जब बच्चे अपने परिवेश में चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, समझते हैं, तो वह ज्ञान को बेहतर तरीके से आत्मसात करते हैं, यानी सीखते हैं। और शिक्षण शास्त्रियों जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका वही होता है जो बच्चे के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जॉन ड्यूवी जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका कहना था कि शिक्षा जो है मतलब रटंत प्रणाली पर न होकर बच्चों के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। और बच्चों के अनुभव स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि जब बच्चे अपने परिवेश में चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, समझते हैं, तो वो ज्ञान को बेहतर तरीके से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। समझ गए। और जॉन ड्यूवी का कहना था कि शिक्षा को प्रभावी तरीके से वही होता है जब बच्चे अनुभव के आधारित होते हैं। इसके अलावा अनुभव आधारित शिक्षा से बच्चों का आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मक चीज़ों का विकसित विकास होता है, जिसके माध्यम से मतलब क्या होता है कि वे केवल रटने की बजाय वास्तविक जीवन और समस्याओं से जुड़ना सीखते हैं। अतः शिक्षा प्रणाली के अनुभव आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहारिक और जीविकोपार्जन शिक्षा प्रदान करें, ताकि बच्चे आगे चल के उसका उपयोग करके अपने जीवन को पाल सके और बेहतर तरीके से जॉब कर सके। अब हम यहाँ पर जो है 10 नंबर सवाल के ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ पर यहाँ पर बोला गया है महात्मा गांधी द्वारा जो है मुहैया की गई शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख करें। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि हम बच्चों को कैसा शिक्षा दें, तो उनका मानना था कि हम मतलब सीमित शिक्षा ना देकर बाहरी दुनिया से शिक्षा दें, ताकि बच्चे अपने आप विकसित कर सके और अपने व्यवहार को सुधार सके। साथ ही साथ जो उनका मानना था कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कि उनको आगे चल के काम आए, उनको अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने पर मदद करे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने शिक्षा को केवल साक्षात तक सीमित न रखकर इसे व्यक्ति के संपूर्ण विकास से जोड़ा। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा का संतुलित विकास होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है बुनियादी शिक्षा नई तालीमा की आधार प्रस्तुत कर सके, जिनसे हाथ, हृदय और मस्तिष्क के एकीकृत विकास पर जोर दिया गया। यानी कि मानना था कि बच्चों का जो विकास हो वो एकीकृत हो, यानी जिसके माध्यम से उनका हाथ का भी विकास हो, हृदय का भी विकास हो और मस्तिष्क का भी विकास हो। यानी महात्मा गांधी केवल शिक्षा को साक्षरता तक सीमित नहीं रखे, यानी कि केवल सीखने तक सीमित नहीं रखे, बल्कि उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास से जुड़ा, जिसके माध्यम से बच्चों का मन, शरीर और आत्मा का संतुलित विकास होगा। साथ ही साथ जो है
मतलब उनके हाथ, हृदय और मस्तिष्क को एकीकृत करने पर जोर दिया। महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी की शिक्षा प्रणाली का पहला महत्वपूर्ण पहलू व्यावसायिक शिक्षा था। यानी कि बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें जो उनको आगे चल के व्यवसायिक करने में दिक्कत नहीं हो, उनको विकास कर सके। उनका मानना था कि बच्चों को प्रारंभिक स्तर से कोई व्यवसायिक या कारीगरी संबंधित शिक्षा देनी जानी चाहिए जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करे, और उनकी शिक्षा पद्धति में हथकरघा, बुनाई, कागज बनाना, अन्य हस्तकलाओं को शामिल करना था। यानी कि मानना था कि हम बच्चों को शिक्षा ऐसी दे ताकि उनका विकास बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ जो है बच्चों को मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था ताकि बच्चे आगे चल के आत्मनिर्भर बन सके और अपने हुनर को पहचान सके और दिखा सके। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये भी मानना था महात्मा गांधी जी का, कि गांधी जी का मानना था कि बच्चों को जो भी शिक्षा दें हम उनको मातृभाषा में शिक्षा दें, कि बच्चे उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो विषय को गहराई से समझ सके और अपने विचार को स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, प्रकट कर सके। यानी महात्मा गांधी को यह भी मानना था कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो भी शिक्षा दे उनकी भाषा जो होनी चाहिए मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब सर्वप्रथम अपने विद्यालय आता है वो सर्वप्रथम अपने माता पिता की भाषाओं को लेकर ही आता है, और जब शिक्षक उन भाषाओं को आधार बनाकर अन्य भाषा की तरफ अग्रसर करते हैं या विषय की तरफ बढ़ाते हैं तो वो बेहतर तरीके से अपना विकास जो है वो करते हैं। तीसरा जो मानना था महात्मा गांधी का वो चरित्र निर्माण, कि गांधी जी की शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग था। वे मानते थे कि शिक्षा का केवल उद्देश्य जो होता है ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास करना होता है ताकि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपने व्यक्तित्व का निर्माण बेहतर तरीके से कर सके। साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने समाज शिक्षा पर भी बल दिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर मिले, और गांधी जी के शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना सीमित नहीं था बल्कि आत्मनिर्भर और नैतिकता मतलब नागरिक बनने का तैयार था जो समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके। यानी कि महात्मा गांधी का मानना था केवल जॉब पा लेना ही शिक्षा नहीं कहलाता है, बल्कि आप एक ऐसा शिक्षित व्यक्ति बने जिससे अपना विकास करे, आत्मनिर्भर बने और अपने देश को और समाज को राष्ट्र सेवा में आगे करे। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है जो कि सवाल संख्या 11 है, जो कि 2021 का लास्ट प्रश्न था, पूछा हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैसे जॉन डीवी के बारे में लिखा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को आधारभूत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल सूचना ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जो है एक सतत विकासशील है और व्यवहारिक अनुभव है। उनके अनुभववादी शिक्षा पर जोर दिया जहां बच्चों के प्रयोग करने, सीखने, और उनका सिद्धांत था कि शिक्षा को केवल बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए जिससे वे समस्याओं का समाधान कर सके और समाज के सक्रिय सदस्य बन सके। डेवी का लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को भागीदारी और रचनात्मक को बढ़ावा दिया। यानी जॉन डेवी का मानना था कि हम शिक्षा जो है केवल सीमित नहीं रखें बल्कि उनको व्यवहारिक अनुभव भी दे, साथ ही साथ जो है समाज में सक्रिय सदस्य बनने पर जोर दिया जाए। और उनका मानना था कि शिक्षा जो होता है मतलब छात्रों के भागीदारी और रचनाओं को बढ़ावा देता है और बाल केंद्रित शिक्षा देने पर जोर दिया था। अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे पाठ्यचर्या संरचना के सिद्धांत के ऊपर। दूसरा आपका ख है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पाठ्यचर्या संरचना के सिद्धांत शिक्षा प्रणाली की नींव होते हैं जो छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि पाठ्यचर्या जो होता है कैरिकुलम होता है जिसके अंतर्गत बच्चों के पूरे साल की स्टडी मटेरियल शामिल होती है कि पूरे साल में बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो प्रमुख सिद्धांतों में सार्थकता, क्रमबद्धता, लचीलापन और संतुल्य शामिल है। जब हम बच्चों का सिद्धांत या पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो हम बच्चों को सभी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं जिसमें आपका सार्थकता, क्रमबद्धता, लचीलापन, संतुल्य शामिल करते हैं। पाठ्यचर्या को छात्रों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। उनसे व्यवहारिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो होते हैं पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और अनुभवनात्मक बनाया जा सके, जिसके माध्यम से रटने के बजाय वास्तविक जीवन से सीखी हुई बातों को डाला जाए। यानी कि बच्चों का शिक्षा जो होनी चाहिए वो परिवेश से जुड़ा होना चाहिए और उस चीज़ों से लगा होना चाहिए ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उसका विकास कर सके। अब यहाँ पर तीसरा देखिएगा जे कृष्णमूर्ति के बारे में है कि जे कृष्णमूर्ति के बारे में बताइए। तो जे कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध जो है भारतीय शिक्षाविद और दार्शनिक थे। जे कृष्णमूर्ति भी जो थे भारत की जो है प्रसिद्ध एक शिक्षाविद और दार्शनिक थे जिन्होंने पारंपरिक शिक्षा पद्धति को आलोचना की। उनका मानना था कि जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है शिक्षा पद्धति उसको उन्होंने क्या किया, आलोचना किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने वाली
शिक्षा प्रणाली का वकालत किया। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मविश्वास, जागरूकता पैदा करना, स्वतंत्र विचारधारा को विकसित करना। उन्होंने कहा था कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं होना चाहिए बल्कि यह जीवन की गहराइयों को समझने और आत्म अन्वेषण करने की साधन होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उनकी शिक्षा प्रणाली से भययुक्त वातावरण, रचनात्मक और प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन करके प्राथमिक दी, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका पेपर था F1 था समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या, जो कि 2021 के ईस्वी में ये सारे सवाल पूछे गए थे। सारे सवाल आपके क्या किए गए थे, पूछे गए थे। हमने आपके सारे सवालों को एक बार बेहतर तरीके से पढ़कर बता दिया है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। कल हम 2022 यानी अगले जब वीडियो आएगी तो उसमें 2022 के जो भी सवाल आपके पूछे गए थे उसके ऊपर बात करेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर भी करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दबाकर। आप लोगों का ये परिवार है, आप लोगों का अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में 2022 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।